हेलो गाइस, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल का नाम RCI-UP 110 ऐसा किया गया है, एडिट किया गया है। तो जो नए लोग होंगे इस नाम से शो कर रहा होगा तो उनको घबराना नहीं है। वही चैनल RCI-UP 110 UP 110 जो है हम लोगों का कॉलेज का मान्यता का कोड है, जो उत्तर प्रदेश RCI दिया हुआ है और UP 110 इसका कोड मिलता है। हर स्टेट का जो अलग अलग स्टेट होता है उसका अलग अलग कोड होता है, यूपी MP ऐसे करके आता है। आज हम IDD फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो चैप्टर चल रहा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, उसी का पहला चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है यह क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण है, यह टीचर्स द्वारा तैयार किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है जिसे छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रशिक्षक द्वारा लिखा जाता है। यानी कि जो पढ़ा रहे हैं वो खुद क्वेश्चंस बनाते हैं। ये मनुष्य मानकीकृत द्वारा है और इसका अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण तब सर्वाधिक प्रभावी माने जाते हैं जब उन्हें शिक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, न कि बाद में। शिक्षा द्वारा बनाए गए परीक्षण प्रभावी कब माना जाता है कि शिक्षक प्रक्रिया हो रही है, पढ़ाई हो रही है, उसके साथ साथ ही उसका परीक्षण किया जाए कि बच्चों द्वारा पढ़ाया गया कितना ज्ञान अर्जित किया गया। जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि जब कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं, चाहे VI के हो, IDD के हो या कॉमन चैप्टर हो, तो सारे हमारा जो चैनल है, हमारा जो कॉलेज है, पढ़ाई के बाद में आप लोगों के सामने कम से कम MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोगों का भी परीक्षण किया जाता है कि जितना बताया जा रहा है आप लोग को क्वेश्चंस दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, आप लोग खुद टैली कर सकते हैं कि जो बताया गया उसमें से हम कितना हासिल किए, कितना ध्यान से देख रहे हैं, कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो यही है शिक्षक निर्मित परीक्षण, इसको हम कह सकते हैं। मानदंड संदर्भित और मानक संदर्भित, ये जो है मानदंड संदर्भित है और मानक संदर्भित है। इन दोनों को अलग अलग सीरीज में दिया हुआ है। उद्देश्य क्या है? यह निर्धारित करना कि क्या प्रत्येक छात्र ने विशिष्ट कौशल या अवधारणाएं हासिल की हैं। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि क्या प्रत्येक छात्र ने विशिष्ट कौशल या अवधारणा हासिल कर ली है। यह पता लगाएंगे कि शिक्षण शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद विद्यार्थी कितना जानते हैं।
शिक्षण शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद विद्यार्थी कितना जानते हैं। ज्ञान के व्यापक क्षेत्रों में दूसरे उपलब्धि के संबंध में प्रत्येक छात्रों को रैंक देना। मानक संदर्भित है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये मानदंड दिया है, मानदंड संदर्भित ये है, ये मानक संदर्भित है। इसमें क्या देखा जाता है कि ज्ञान के व्यापक क्षेत्र में दूसरों की उपलब्धि के संबंध में प्रत्येक छात्र को हम रैंक देते हैं, एक रैंकिंग करते हैं सीरियल वाइज। उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों के बीच भेदभाव करना, यानी भेदभाव करने का मतलब क्या है, जो निम्न उपलब्धि वाले छात्र हैं उन लोगों से पुनः हम एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से, या अगर हमारे पास समय है पाठ्यक्रम पूरा करने का, तो एक बार सारे छात्रों को भी हम रिपीट कर सकते हैं। सामग्री क्या हो सकती है, मटेरियल। विशिष्ट कौशल को मापता है जो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं। इन कौशलों की पहचान शिक्षकों और पाठ्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। विभिन्न पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के निर्णयों से लिए गए व्यापक कौशल क्षेत्रों को मापता है। इसमें सामग्री क्या हो सकती है, विशिष्ट कौशल को मापता जो है एक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और इन कौशलों की पहचान कौन करता है, शिक्षक और करिकुलम एक्सपर्ट, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ करते हैं। प्रत्येक कौशल को एक अनुदेशात्मक उद्देश्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि मानक में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के निर्णयों से लिए गए व्यापक, यहाँ पे सिर्फ विशिष्ट कौशल को मापते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि व्यापक रूप से विभिन्न पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, उसके हिसाब से हम छात्रों के विशेष कौशल को, व्यापक कौशल को मापते हैं। छात्र के प्रदर्शन का पर्याप्त नमूना प्राप्त करने और अनुमान के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रत्येक कौशल का कम से कम 4 मदों द्वारा परीक्षण किया जाता है और किसी भी कौशल का परीक्षण करने वाली वस्तुएं कठिनाई में एक समान होती है। यहाँ पर हम 4 प्रकार के परीक्षण करते हैं और उनका कठिनाई का स्तर समान होगा। मानक में क्या होगा, प्रत्येक कौशल का परीक्षण आमतौर पर 4 से कम मदों द्वारा किया जाता है। आइटम कठिनाई में भिन्न हो सकते हैं। ऐसे आइटम चुने जाते हैं कि जो उच्च दाब और उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों के बीच जो अंतर है उसको पूरा वो करेंगे। एसीआरई व्याख्या क्या करेगा, प्रत्येक व्यक्ति की स्वीकार्य उपलब्धि के लिए पूर्व निर्धारित मानक के साथ तुलना की जाती है। अन्य परीक्षार्थियों का प्रदर्शन अप्रासंगिक है। किसी छात्र का अंक आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। छात्र की उपलब्धि व्यक्तिगत कौशल के आधार पर रिपोर्ट की जाती है। एसीआरई व्याख्या इसकी करते हैं हम, तो प्रत्येक छात्र के उपलब्धि के लिए पूर्व निर्धारित मानक के साथ हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और छात्रों का अंक जो है वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और छात्रों की उपलब्धि जो होती है वह व्यक्तिगत कौशल आधारित होती है। मानक में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की तुलना अन्य परीक्षार्थियों के साथ की जाती है। एक व्यक्ति की तुलना अन्य परीक्षार्थियों के साथ की जाती है और उसे एक अंक दिया जाता है जिसे ग्रेड या प्रतिशतक या ग्रेड समकक्ष अंक या स्टैंडिंग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी जो ग्रेडिंग प्रणाली चल रही है वो इसी के आधारित चलती है। उसमें एक जैसे 60 से 70 के बीच में, 70 से 80% के बीच में एक ग्रेड होता है।
बी ग्रेड होता है, बी प्लस होता है। 80 से 90 के बीच ए ग्रेड होता है और 90 से 100 के बीच ए प्लस ग्रेड होता है। तो जिसको ए प्लस मिला है उसको हम क्या कह सकते हैं? 91 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। जिनको ए मिला है 81 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली में एक तरह से ये हम खामी भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा करिकुलम है, जो सीबीएसई का नॉर्म्स है, हमारे देश में जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है या +2 तक विद्यालय चलते हैं उसी के नॉर्म्स पे, तो इसी में ग्रेडिंग सिस्टम की व्यवस्था होती है। छात्र की उपलब्धि की रिपोर्ट व्यापक कौशल क्षेत्रों के लिए की जाती है और कुछ मानक संदर्भित परीक्षण व्यक्तिगत कौशल के लिए छात्र की उपलब्धि को रिपोर्ट करते हैं। अब हमें डेवलपमेंटल डिले, डिसेबिलिटी वाले छात्रों का मूल्यांकन करते समय हमें किन बिंदुओं का ध्यान में रखना होगा? सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ छात्र ADHD और ऑटिज्म वाले परीक्षण स्थितियों से जूझते हैं और ऐसे मूल्यांकन को पूरा करने के लिए किसी कार्य पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। कुछ छात्र जैसे होते हैं ADHD और ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चा, उनको हम मूल्यांकन को पूरा करने के लिए लंबा टाइम लेंगे तो वो अपना धैर्य नहीं रख पाते हैं, उनमें गलतियां हो जाती हैं, अधूरा छोड़ सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन हमें करना है। मूल्यांकन क्या करता है? बच्चे के ज्ञान, कौशल और समझ प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। असाधारणतया वाले अधिकांश शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन रणनीति की सूची में कागज और पेंसिल वाला कार्य सबसे नीचे होना चाहिए और कुछ ऑप्शनल सुझाव यहाँ पे दिया गया है जो छात्रों के मूल्यांकन की समर्थन करते हैं। इसे हम पता लगा सकते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का एक व्यापक सेट प्राप्त करने के लिए किसी छात्र की स्थिति और जरूरतों के बारे में सटीक और उपयोगी जानकारी विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों और प्रक्रियाओं से प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें RTI डेटा भी शामिल है। और इसका क्या क्या हम कर सकते हैं ऑप्शनल रूप से? किसी भी मानकीकृत मूल्यांकन का मान्य और सबसे नवीनतम संस्करण का उपयोग करें। कोई पैरामीटर टेस्ट होता है तो हम जो उसका करंट अवेलेबल संस्करण है उसको हम काम में लाएंगे। जैसे हमारा मान ले रहे हैं कि मोबाइल फोन्स के एंड्रॉयड 14 चल रहे हैं आजकल, तो उससे हमें अपडेट रहना होगा। नहीं अपडेट रहेंगे तो बहुत सारे ऐप्स जो होंगे वो पुराने वर्जन में नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से हम नवीनतम लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करेंगे। मानकीकृत और गैर मानकीकृत मूल्यांकन और अन्य डेटा स्रोतों सहित कई उपायों का उपयोग करेंगे, जैसे केस इतिहास और माता पिता, शिक्षकों, संबंधित पेशेवरों और छात्र के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं। केस स्टडी क्या है? उनके माता पिता से हम रिपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा ज्यादातर समय कहाँ पे गुजारता है? अपने परिवार के बीच रहता है। तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनके माता पिता बता सकते हैं हमें। जो शिक्षक होंगे, जो बच्चे से संबंधित अन्य प्रोफेशनल्स होंगे,
उनसे हम इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उसके आधार पर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। माता पिता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन और जानकारी। माता पिता उनका सबसे नजदीकी रहने वाला, साथ में रहने वाला है, तो उससे हम जानकारी ले सकते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन, जो एकाधिक स्थितियों में और एक से अधिक अवसरों पर अनौपचारिक या डेटा आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। मानकीकृत परीक्षण, जो विश्वसनीय है और वैध होने के साथ साथ सांस्कृतिक, भाषाई, विकासात्मक और आयु की दृष्टि से उपयुक्त हो। मानकीकृत परीक्षण जो विश्वसनीय हो, वैध हो और बच्चा जहां पे रह रहा है उसकी स्थानीय संस्कृति, उसके लैंग्वेज में होना चाहिए, उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन है, इसमें कार्य और त्रुटि पैटर्न, पोर्टफोलियो, नैदानिक शिक्षण और अन्य गैर मानकीकृत दृष्टिकोण होने चाहिए। अनुदेश के दौरान और समय के साथ साथ प्रगति की सतत निगरानी दोहराई जाती है। आइडिया 2004 और इसके विनिमयों में विशिष्ट शिक्षण, दिव्यांगताओं की परिभाषा के सभी घटकों पर विचार करेंगे। इसमें क्या है? बहिष्करण कारक, समावेशी कारक, विशिष्ट अधिगम अक्षमता के 8 क्षेत्र, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने की समझ, लिखित अभिव्यक्ति, बुनियादी पढ़ने का कौशल, पढ़ने की समझ, पढ़ने में प्रवाह, गणित की गणना, गणित समस्या समाधान, ये सब से रिलेटेड बच्चे जो हैं उनको हमें विशेष रूप से परीक्षण करना होगा। एक छात्र में, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सब बच्चों में एक साथ हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति या सुनने की समझ, लिखित या पढ़ने की परवाह, ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग समस्या हो सकती है। तो उनकी समस्या के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उनका कौशल सिखाएंगे। एक छात्र में अंतर व्यक्तिगत अंतर, जैसा कि उम्र, राज्य स्वीकृत ग्रेड या अन्य मानकों या बौद्धिक विकास के सापेक्ष प्रदर्शन, उपलब्धि या दोनों में ताकत और कमजोरियों का पैटर्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोटर, संवेदी, संज्ञानात्मक, संचार और व्यवहार के क्षेत्रों में कार्य प्रणाली और क्षमता के स्तर की जांच करेंगे, जिसमें धारणा, स्मृति, ध्यान, अनुक्रमण, मोटर योजना और समन्वय तथा सोच, तर्क और संगठन में संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्र को हम शामिल करेंगे। मोटर, संवेदी, संज्ञानात्मक, इस तरह की जो कठिनाई वाले बच्चे हैं उनके लिए उनके कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए हम कौशल सिखाएंगे और उसका परीक्षण करेंगे। मानकीकृत उपायों के प्रशासन, स्कोरिंग और रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत और अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। ऐसे परिणाम व्यक्त करेंगे कि जो मानक स्कोर में रिपोर्ट करते हों। यदि उपलब्ध हो तो माप का विश्वास अंतराल और मानक त्रुटि प्रदान करेंगे। एकत्र किए गए मानकीकृत एवं अनौपचारिक डेटा को भी कलेक्ट हम करेंगे। मानकीकृत और गैर मानकीकृत दोनों प्रकार के डेटा से एकत्रित जानकारी को संतुलित करेंगे और चर्चा करेंगे, जो छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यात्मक कौशल के वर्तमान स्तर का वर्णन करता है, पहचान, पात्रता, सेवाओं और अनुदेशात्मक योजना के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। ऐसा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य योजना बनाने होंगे।
और हम मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन की अवधारणा, ये पहला इकाई जो है ये यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। बताए हैं आप लोगों को कि तीनों जो फैकल्टी है, तीनों का अलग अलग ग्रुप है। अपने ग्रुप को ज्वाइन करें, नवीनतम जानकारी मिलेगी। कहीं कोई समस्या होगी तो आप लोगों को बताई जाएगी, तो समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी पे आधारित एमसीक्यू आपके सामने है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे है विकासात्मक अक्षमताओं वाले छात्रों का मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शैक्षिक परिणाम, सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत विकास और सभी विकल्प सही हैं। ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है आपके सामने। उनके शैक्षिक परिणाम, सामाजिक कौशल भी होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी। मूल्यांकन के दौरान कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? पारिवारिक पृष्ठभूमि, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन, छात्र का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, ए और सी दोनों। तो यहां पर भी ऑप्शन डी होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और केवल शैक्षणिक प्रदर्शन। मूल्यांकन के दौरान छात्र का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ध्यान में देना जरूरी नहीं है। मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, अवलोकन या केवल ग्रेड रिपोर्ट? तो यहां पे ऑप्शन सी, अवलोकन, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विकासात्मक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है? कठोर परीक्षण, लचीला और समावेशी मूल्यांकन, सी केवल साक्षात्कार, या डी किसी एक विधि का उपयोग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लचीला और समावेशी मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन करते समय छात्रों के लिए क्या जरूरी है? छात्रों के लिए क्या जरूरी है? केवल परीक्षण परिणाम, बी उनके अनुभव और भावनाएं, सी अन्य छात्रों की तुलना, या डी केवल शिक्षक की राय? तो इसमें ऑप्शन बी, उनके अनुभव और भावनाएं को हमें ध्यान में रखना होगा। केवल परीक्षण परिणाम, अन्य छात्रों से तुलना करके हम सिर्फ परिणाम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए कौन सा साक्षात्कार महत्वपूर्ण है? संरचित साक्षात्कार, अनियोजित साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, या केवल शिक्षक के साथ साक्षात्कार? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। क्या आंसर हो सकता है? संरचित साक्षात्कार। विकासात्मक क्षमता वाले छात्रों के लिए संरचित साक्षात्कार महत्वपूर्ण है। अनियोजित, समूह और केवल शिक्षक के साथ नहीं हम कर सकते हैं। मूल्यांकन में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? ए एकल दृष्टिकोण, बी बहुविध दृष्टिकोण, सी केवल एक टेस्ट, या डी एकल कार्य? तो 7वां का बी होगा, बहुविध दृष्टिकोण, इसका सही आंसर होगा। मूल्यांकन करते समय छात्रों की कौन सी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
शैक्षणिक सामग्री, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन, प्रतियोगिता या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मूल्यांकन करते समय छात्रों की कौन सी आवश्यकता को हमें प्राथमिकता देनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा भावनात्मक और सामाजिक समर्थन। 9 नंबर है, विकासात्मक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन में कौन सी बात ध्यान में रखी जानी चाहिए? ए, छात्रों का आत्मसम्मान, बी, उनकी आयु, सी, केवल उनकी आवश्यकताएं, या डी, शैक्षणिक सामग्री। तो विकासात्मक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन में सबसे जरूरी है छात्रों का आत्मसम्मान। आत्मसम्मान उनका बना रहेगा तो वो किसी भी चीज को सीखने में रुचि दिखाएंगे। मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की कमियों को उजागर करना, छात्रों की समस्या को क्षमता को समझना, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना या केवल ग्रेड देना। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की क्षमता को समझना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में कौन सा तत्व सहायक हो सकता है? ए, बाहरी परीक्षण, बी, अभिभावकों की सहभागिता, सी, केवल शिक्षक की टिप्पणियां, या डी, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, मूल्यांकन में अभिभावकों की सहभागिता सहायक हो सकती है। मूल्यांकन के दौरान क्या करने की आवश्यकता है? छात्रों को तनाव में डालना, बी, छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, सी, केवल उच्च स्कोर पर ध्यान देना, या डी, परिणामों को छिपाना। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, न कि उच्च स्कोर और तनाव में डालना। छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। मूल्यांकन में छात्रों की कौन सी विशेषता को समझना महत्वपूर्ण है? ए, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, बी, उनकी व्यक्तिगत रुचियां, सी, उनकी सामाजिक गतिविधियां, या डी, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत रुचियां और सामाजिक गतिविधियां सभी को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट किया जाता है। विकासात्मक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए कौन सा सहयोग महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन आ गया कि हम सहयोग क्या दे सकते हैं। शिक्षकों का सहयोग, विशेषज्ञों का सहयोग, परिवार का सहयोग, या डी, सभी ऑप्शन। ऑल ऑप्शंस करेक्ट। तो यहां पे होगा ऑप्शन डी, सबका सहयोग जरूरी है, शिक्षकों का, विशेषज्ञों का और परिवार का भी। तब छात्र का असेसमेंट हो सकता है जो डेवलपमेंटल डिले, डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। मूल्यांकन में निरंतरता का महत्व क्या है? केवल प्रारंभिक जानकारी, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना, केवल अंतिम परिणाम, या कोई महत्व नहीं। मूल्यांकन में निरंतरता का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की प्रगति को हम ट्रैक करेंगे। निरंतर मूल्यांकन तभी पॉसिबल हो पाएगा। एक बार केवल अंतिम परिणाम या प्रारंभिक जानकारी से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उसका प्रगति को हम ट्रैक करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। तो यह मूल्यांकन में निरंतरता का महत्व है। तो आज के चैप्टर में बस इतना। ये यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो गई। आगे नई यूनिट नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर से अगले दिन मिलूंगा। धन्यवाद।